साथियों नमस्कार। साथियों, आज अमित शाह तमिलनाडु और केरल के दौरे पर थे। तमिलनाडु में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और केरल में एक इंटरव्यू दिया मनोरमा नाम के एक इंटरव्यू के कॉन्क्लेव में, जहां पर उन्होंने आज ऐसे मुद्दों पर बातचीत रखी जो उनके विजन को दर्शाता है। उनसे केरल में सवाल पूछा गया बिल को लेकर के, जो अभी रिसेंटली एक बिल आया है जिस बिल में ये प्रावधान है कि कोई भी मंत्री, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो या प्रधानमंत्री हो या फिर कोई सीएम हो, अगर किसी ऐसे मामले में, किसी ऐसे आरोप में सजा प्राप्त करते हैं जिसमें सजा की अवधि 5 साल से अधिक है और वो मंत्री या सीएम या पीएम 30 दिन तक जेल में रहते हैं किसी भी कारणवश, तो 31वें दिन उनका पद अपने आप चला जाएगा। इस प्रकार का जब बिल पेश किया गया था तो उस बिल को लेकर के विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था। इस बिल पर आज अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि इस बिल को लाने की मजबूरी यह थी कि इस देश में केजरीवाल जैसे कुछ नेता हैं जो इतने इमोरल हैं कि लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल कई महीनों तक केजरीवाल जेल में रहे और लगातार अपने पद पर बने रहे, सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दिया। लास्ट के टाइम पर उन्होंने इस्तीफा दिया था और आतिशी को सीएम बनाया था। तो ये एक ऐसी घटना थी जो हमारे इतिहास में पहली बार हुई थी कि कोई मंत्री या सीएम जब जेल गया तो उसने इस्तीफा नहीं दिया और एक ऐसा इमोरल ग्राउंड तैयार किया जिसको आगे और नेता भी फॉलो कर सकते थे, इसलिए यह बिल लाया गया था। इस मामले में न सिर्फ अमित शाह बल्कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी एक सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि भाई मैं जो ये बिल लेकर के आया हूं, जिस प्रकार का बिल लाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्ट मंत्री को या किसी भी सीएम को कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इस देश में कई ऐसे अलग अलग नेता आ गए हैं, कई ऐसे बड़े बड़े नेता आ गए हैं जिन्होंने परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने अपने वंशवाद को आगे बढ़ाया है और भ्रष्टाचार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस पूरे बिल को लेकर के अभी तक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। राहुल गांधी तो इसके खिलाफ बोल रहे हैं और आप जानकर के हैरान होंगे कि जो लालू प्रसाद यादव, जिनको कोर्ट सजा भी सुना चुकी है, चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं, वो अपना किडनी ट्रांसप्लांट के बहाने 3 साल पहले जेल से बाहर आए थे और अभी तक वापस जेल नहीं गए हैं। तब से एक तरीके से बाहर हैं अपने हेल्थ के ग्राउंड पर। इस प्रकार लालू यादव ने इसका फायदा उठाया। ठीक उसी प्रकार से हमारे पूरे संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अगर कोई सीएम या मंत्री जेल चला जाए तो उसे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने भी ये कल्पना नहीं करी होगी कि इस देश में इतने अनैतिक नेता भी आ जाएंगे जो इस लेवल तक गिर जाएंगे कि जेल जाने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं देंगे। इस चीज़ का जिक्र मोदी जी ने भी किया, अमित शाह जी ने भी किया। तो ये तो हो गई बिल को लेकर के बात। आप जानते हैं कि इस समय हमारे देश में 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। एक है बंगाल, हम सब डेली देख रहे हैं कि बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी एक तरफा अपना राज चला रही हैं और जब मन में जैसे आ रहा है वैसे कर रही हैं। और दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में किस तरह से तमिल भाषा को लेकर के एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, किस तरह से स्टालिन वहाँ अपने बेटे को सीएम बनाने की पूरी कवायद कर रहे हैं और किस प्रकार से स्टालिन उन मंत्रियों को बचा रहे हैं जो जेल चले जाते हैं, हालांकि पहले इस्तीफा दे देते हैं और फिर जैसे जेल से बाहर आते हैं उन्हें तो दोबारा से पद पर बैठा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को खामोश करने के लिए इस प्रकार के विधेयक लाए जा रहे हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाई एक बात बताइए कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं कि बिहार में इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज क्यों किया जा रहा है। अब बताइए 2003 से लेकर अब तक उसे रिवाइज नहीं किया गया है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। अब मान लो उन लोगों की गिनती भी हम कर लेते या ये मान के चलते कि वो जिंदा हैं, तो ऐसे लोगों की गिनती के कारण हमें कई सारे बूथ और बनाने पड़ते, कई ईवीएम्स और इस्तेमाल करनी पड़ती और कुछ लोग इन लोगों की जो मर चुके हैं इनका फ़ायदा उठा करके इनके नाम पर वोट दे आते। तब क्या ये अनैतिक था या नैतिक था? ये अनैतिक था। तो क्या इस चीज़ को ठीक करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो भी अनैतिक है? क्या वो प्रयास नहीं करना चाहिए? लेकिन राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को उस प्रकार का समर्थन दे रहे हैं जैसे कितना पुराना याराना है। लेकिन यही राहुल गांधी भूल गए कि जब लालू यादव को जेल भेजने के लिए, एक लालू यादव जैसे केसों को जेल में भेजने के लिए जब एक विधेयक लाया गया था तो उसको किस तरह से राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। उस समय राहुल गांधी इतने ज़्यादा खिलाफ थे लालू यादव के और अब राहुल गांधी लालू यादव के साथ चल रहे हैं। तो इस पर राहुल गांधी खुद फैसला करें कि उन्हें किसके साथ रहना है। इस पर भी अमित शाह ने बात करी। साथ ही अमित शाह ने एक ऐसी बात करी जिस पर किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने केरल में इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि भाई देखो, मैं स्वयं सेवक संघ से आता हूं जिसको अब 100 साल हो चुके हैं और मेरी जो विचारधारा है उस विचारधारा का उन्होंने जिक्र किया जो भी इनकी है। कहने का तात्पर्य है केरल, जहां पर कभी लेफ्ट की पार्टी आती है, कभी एलडीएफ आती है, सीपीआईएम आती है, तो अमित शाह जी ने कहा कि इन 2 पार्टियों में ही फंस के रह जाएगा केरल, या आगे की भी सोचेगा। यानी कि अमित शाह का विजन क्लियर है कि केरल और तमिलनाडु में भी
अब अपनी विचारधारा को आगे लेकर के जाना है। जहां पर सीट्स नहीं है, पहली बार केरल में एक सीट जीती है लोकसभा में बीजेपी ने, इससे पहले कभी नहीं जीती थी। तमिलनाडु में आज तक सरकार बीजेपी की नहीं आई अपने दम पर। एमपीज भी यदा कदा कभी कोई आ गया तो आ गया। ऐसे गढ़ों में जहां जाकर के ये चाहते तो उनके जैसी बातें कर सकते थे, उन लोगों को लुभा सकते थे जिस तरह से लेफ्ट की पार्टीज लुभाती हैं या स्टालिन लुभाते हैं। वहां जाकर के भी अमित शाह अपनी विचारधारा को लेकर के एकटक थे और उस पर जिक्र कर रहे थे। ये एक बड़ा कदम होता है। दूसरा, अमित शाह ने तमिलनाडु में यह भी बोला कि देखो, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मुझे तमिल भाषा जैसी महान भाषा नहीं आती, मैं चाहता हूं उसे सीखना, लेकिन इस समय मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इस बात पर भी उन्होंने खेद जताया कि कोई ये ना समझे। अच्छा, आप एक चीज़ पर गौर करना, कभी भी बीजेपी या बीजेपी के नेता भाषाओं में भेद नहीं करते। कभी आपने नहीं देखा होगा कि अमित शाह या मोदी जी ये कहें कि गुजराती सबसे महान है, इसी को आगे करना चाहिए। कभी उन्होंने नहीं कहा होगा कि सिर्फ हिंदी सबको सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा जो आपकी मदर टंग है उसको सीखिए। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो कभी भाषा को मुद्दा बनाते हैं, कभी धर्म को मुद्दा बनाते हैं, कभी जाति 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 करते रहते हैं। आपको पता है हमारे देश में एक नेता हैं जो हर किसी की जाति ही पूछते रहते हैं। तो ये लोग कभी जाति, कभी भाषा, कभी धर्म, कभी क्षेत्र, इनको लेकर के बार बार चर्चा करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि कैसे भी डिवाइड क्रिएट करो। जब तक डिवाइड क्रिएट नहीं करोगे तब तक वोट हासिल नहीं होंगे। और आपने कभी भी अमित शाह या मोदी जी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि तमिल ऐसा या यूपी ऐसा या गुजरात ऐसा या मुंबई महाराष्ट्र ऐसा कभी नहीं सुना होगा। ये केवल क्षेत्रीय नेता या इस टाइप के राहुल गांधी टाइप के नेता ही कर रहे हैं जिनको कैसे भी वोट प्राप्त करने हैं। तो अमित शाह ने आज तमिल में भी जाकर के ये कहा कि मुझे तमिल नहीं आती, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। केरल में भी उन्होंने इसी तरह की बात कही। तो ये दर्शाता है कि हमारे देश के ये दो नेता ये चाहते हैं कि इस देश का कल्चर आगे बढ़े, चाहे कोई भी रीजनल भाषा हो। अब एक आदमी अंग्रेजी भाषा बोल करके अपने आप को बहुत बड़ा सियाना समझता हो तो उससे अच्छा ये है कि अपनी रीजनल भाषा को प्रमोट करो भैया। तो कहने का तात्पर्य है कि केरल और तमिलनाडु जैसे गढ़ों में भी अपने मॉरल्स को, अपनी विचारधारा को पकड़ के रखना ये केवल अमित शाह और मोदी जी जैसे नेता ही कर सकते हैं। आप याद कीजिए, अभी जो उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हमारे देश में बनाए गए हैं, सीपी राधाकृष्णन जी, ये भाजपा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने तमिलनाडु में भाजपा के काडर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। AIADMK और बीजेपी को साथ लेकर के आए थे जब बीजेपी और डीएमके का नाता टूट गया था। उसी प्रकार से केरल में 2019 से 2022 के बीच में इन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल पर मेहनत करी है। उस केरल में जहां बीजेपी 2024 में एक सीट लेकर के आई है पहली बार। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राधाकृष्णन जी, ये उस बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड पर उन्होंने जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत किया है, जैसे केरल और तमिलनाडु जहां पर बीजेपी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो वहां से नेता को लेकर के आना और उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना, सोचिए कि अमित शाह किस लेवल पर सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनका एक्सपीरियंस, उनके इनसाइट्स काम आएंगे। जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु के लोग अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अब अमित शाह ने सोच लिया है कि केरल से भी लेफ्ट पार्टीज को विदा करना है, जैसे बंगाल से या त्रिपुरा से किया था। इसलिए आज उन्होंने एक बात कही कि बार बार लेफ्ट पार्टी को लाने का क्या मतलब है। और आप ये भी याद कीजिए कि अमित शाह कह चुके हैं कि 2026 तक मैं इस देश को नक्सलिज्म से मुक्त कर दूंगा। नक्सलिज्म क्या है, नक्सलवाद क्या है? वो भी लेफ्टिस्ट विचारधारा है, वो भी लेफ्टिस्ट विचारधारा है, यही कम्युनिस्ट विचारधारा है जिसको इस देश में इतने लंबे समय से पनपाया गया। और यही विचारधारा शहरों में पहुंच जाती है, कभी पत्रकार के रूप में, कभी यूट्यूबर के रूप में, कभी प्रोफेसर के रूप में, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह के नारे लगाने के रूप में। जब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाती है तो इन्हें कहते हैं अर्बन नक्सल्स। अर्बन नक्सल्स को किस तरह से कमज़ोर किया है हमारी सरकार ने, हम सब जानते हैं। और किस प्रकार से जो नक्सलवाद है, हिंसात्मक नक्सलवाद है, उस पर काबू पाया है, हम सब जानते हैं। और किस प्रकार से अमित शाह अब केरल में जाकर के जो बची कुची एक लेफ्ट की पार्टी है उसको सत्ता से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी हम सब देख रहे हैं। तो ये जो आज इनकी मीटिंग थी केरल या तमिलनाडु में, ये जो मीटिंग है वो सिर्फ कोई अपने एक वोट बैंक को मजबूत करना या अगले साल चुनाव है उसको ध्यान में रख करके नहीं है। ये विचारधारा की मीटिंग है, ये इस बात का संदेश पहुंचाने की मीटिंग है कि आप लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, आपको टूटना नहीं है, इस देश की संस्कृति को आगे लेकर के चलना है और इस देश को यूनाइट रखना है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना कोई अमित शाह से सीखे, वरना लोग वोट पाने के लिए सामने वाले के सुर में सुर मिलाते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि तुम जो सुर बोल रहे हो वो सुर तुम्हें सिखाया गया गलत तरीके से, असली सुर ये है और यही सुर हमें सम्मान दिलाएगा, यही सुर हमारी पहचान है।
ये इनका प्रयास है जिसकी आज बात करी जा रही है। और केजरीवाल जैसे कुछ नेता जिन्होंने इस देश में ये जो रीति रिवाज चला दिए हैं कि जेल जाकर के भी इस्तीफा मत दो, फ्री 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 करके जो है वोट पाते रहो, झूठ 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 चलाते रहो, झूठ बोल के पीछे हट जाओ, भग जाओ, ये सब जो केजरीवाल ने नए नॉर्म सेट किए हैं, इनकी भी काट अमित शाह कर रहे हैं, जो किसी से छुपी नहीं है। और बंगाल की ममता बनर्जी जिस तरह से बांग्लादेशिया, रोहिंग्या, जाने कौन कौन हमारे बंगाल में घुसते चले आए और उनको वोट बैंक बनाती रही, उसकी भी काट करने के लिए SIR या वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की व्यवस्था इस देश में अमित शाह ने चालू करवा दी है। और उसी प्रकार अमित शाह ने 2-3 महीने पहले होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि इस देश में जितने भी अवैध तरीके से बांग्लादेशी या रोहिंग्या रह रहे हैं उनको छांटो और उनके यहाँ वापस उनको भेजो। तो इसका मतलब बंगाल निशाने पर है, दिल्ली किस तरह से किया आप जानते हैं, केरल निशाने पर है और तमिलनाडु में भी स्टालिन को निशाना बनाया जा रहा है। इन सब जगहों पर ऐसी सत्ताओं को, ऐसे नेताओं को हटाने की कवायद तेज कर दी गई है जो इन राज्यों में सिर्फ सत्ता पाने के लिए कभी भाषा के दम पर, कभी अवैध रूप से आए हुए लोगों के दम पर, कभी किसी दूसरे धर्म के प्रसार के नाम पर वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, भारत में एक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ लड़ रहे हैं अमित शाह।